All right. गुड मॉर्निंग क्लास. वी आर लाइव नाउ एंड कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं कि एम आई ऑडिबल एंड विजुअल टू ऑल ऑफ यू. इस समय हम लोग एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी का क्लासेज नंबर 9 देख रहे हैं और आज की क्लासेज में हम लीवर का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं. ठीक है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. हमारे साथ अमिता कुमारी, सवित्री पूजा, सुवांती, प्रियंका, दिव्या, पिंकू, कुसुम, खुशबू, अर्चना, गोलू, सवित्री समेत बहुत सारी स्टूडेंट आज का सेशन ज्वाइन कर रखी हैं. सारा चलिए ऑलराइट. ऑडियो और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर जा रहा है. किसी तरीका का कोई इशू तो ऑडियो में नहीं है. आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में करके बता दें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है और काफी ही अच्छा कॉन्सेप्ट, आपको नया नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा. लेट्स रिकॉल द प्रीवियस क्लासेज. पहले वाले क्लासेज को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं भाई, कि हमने क्या क्या पिछली क्लासेज में पढ़ा था. ठीक है भाई, तो हमने क्लासेज 8 में मुख्य रूप से गैस्ट्रिक जूस के बारे में हमने समझा था. ठीक है, तो पेट, इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पेट आखिर क्या है. तो ये एक तरह का जे शेप स्ट्रक्चर है सर, मस्कुलर स्ट्रक्चर है. ठीक है सर, इसमें फूड जो है वो 4 से 5 घंटा स्टोर होता है. फूड ना बोलकर अगर आप एनाटोमी और फिजियोलॉजी का स्टूडेंट है भाई, ठीक है, और आप नर्सिंग का स्टूडेंट है, तो उसे फूड ना कह के बोलस बोले तो ज्यादा बेटर है. ठीक है, पेट में हमारा क्या स्टोर होता है, तो बोलस, ना कि फूड. फूड जब किसी के साथ मिक्स नहीं है तब वो फूड है. जब उसमें सलाइवा लग गया तो वो फिर फूड ना होकर बोलस बन गया. एम आई राइट? ठीक है भाई. कितने देरी तक रहता है, तो 4 से 5 घंटा तक रहता है. फूड जब पेट में जाती है तो पेट की एक लेयर होती है, अंदर वाला लेयर म्यूकोशा. म्यूकोशा में कौन सा ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जहां से क्या निकलती है, गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस एसिडिक जूस है भाई. ठीक है, जैसे ही पेट में भोजन जाती है तो एक मूवमेंट होती है, जिस मूवमेंट को चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं. एम आई राइट? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं. ठीक है, और भेन, एक चीज और, काइम किसे बोलते हैं. ठीक है, तो भेन फूड मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस. जब फूड जो है वो गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो जाए, ठीक है, तो एक मूवमेंट होती है. किसकी मूवमेंट होती है, मस्कुलर वॉल की मूवमेंट होती है, हलचल होती है, चर्निंग मूवमेंट, गुरगुर की आवाज आती है. ठीक है, जिसे हम लोग काइम बोलते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड काइम. गैस्ट्रिक जूस लगभग 200 से 300 ml, सॉरी 2000 से 3000 ml पर डे रिलीज होती है. तकरीबन मेनली जो इसमें कंपोनेंट होती है वो 99.5% वाटर होती है, HCl, ना मात्रा में 0.2 से लेके 0.3% है ना भाई. इसकी पीएच कितनी होती है, 1.5 से 2.5. दिस इज वेरी एसिडिक. गैस्ट्रिक एंजाइम्स भी होते हैं जैसे पेप्सिनोजेन, प्रोनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज. इसका यूज क्या है, जो भी मैं आपको समझा चुका हूं. बाइकार्बोनेट आयन भी उपस्थित होते हैं, जिसका काम होता है म्यूकोजल इपिथेलियम को गैस्ट्रिक जूस से प्रोटेक्शन देना. एम आई राइट? म्यूकस रिलीज होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, जो लुब्रिकेशन करता है बोलस को. एम आई राइट? ठीक है भाई. गैस्ट्रिक जूस कैसे बनता है आगे मैं देख रहा हूं. ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को थोड़ा सा समझते हैं, ये क्या है. तो ये माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड है. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन योर क्लास. आपके क्लासेज में हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं. इट्स अ माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड, ब्रांच एंड ट्यूबुलर होता है ना. कहां पे होती है, तो म्यूकोशा में होती है भाई. ठीक है, 4 गो सेल होती है इसमें. देयर आर 4 टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड that is responsible to release different types of enzymes. ठीक है भाई. तो भाई पहला है म्यूकस सेल, है ना. तो म्यूकस सेल क्या रिलीज करता है, म्यूकस को रिलीज करता है. The main function of mucus is protection of inner lining of your stomach from the effect of HCl. HCl की जो प्रभाव से स्टोमेच की जो इनर लाइनिंग है, जिसे म्यूकोशा बोलते हैं, उसको प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है भाई. ठीक है, क्लियर है. इंट्रो इंडोक्राइन सेल, है ना. एम आई राइट? इंट्रो इंडोक्राइन सेल हमने बताया था. इसमें जी सेल होता है, डी सेल होता है, ईसी सेल होता है. इंट्रोक्रोमैफिन सेल, ईसी सेल स्टैंड फॉर इंट्रोक्रोमैफिन सेल. जी सेल जी सेल गैस्ट्रिन हार्मोन्स का रिलीज करता है, जो सिक्रेशन करता है किस चीज का, गैस्ट्रिक जूस का. एम आई राइट? गैस्ट्रिक जूस कहां से रिलीज होता है, तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जी सेल से. जी फॉर गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करने वाली कोशिका को जी सेल बोलते हैं. एम आई राइट? डी सेल हमने आपको बताया था, दिस सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ सोमैटोस्टिन हार्मोन. ठीक है, सोमैटोस्टिन हार्मोन. दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. एम आई राइट? आगे ये चीज ग्रोथ हार्मोन आगे भी मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको हार्मोन समझाऊंगा, तो क्लियर है. इसी सेल 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है, सेरोटोनिन और हिस्टामिन.
Serotonin is useful for vasoconstrictor. Serotonin works as a vasoconstrictor. वासोकॉन्स्ट्रिक्टर करने का मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, ठीक है। वासोडाइलेटर ब्लड वेसल्स को बढ़ाना, डाइलेट करना। सरफेस एरिया, ब्लड वेसल की सरफेस एरिया को बढ़ाना, ये हिस्टामिन का काम होता है। सेरोटोनिन का काम होता है ब्लड वेसल की सरफेस एरिया को कम करना। यही चीज मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। What do you understand with parietal cell? parietal cell से आप क्या समझते हैं? It is a ऑक्जेंटिक सेल। parietal सेल की दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B12 की ऑब्जॉर्वेशन के लिए, अवशोषित करता है विटामिन B12। इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट विटामिन B12 ऑब्जॉर्ब कहां पे होती है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई हमारे अमाशय में, हमारे पेट में विटामिन B12 की ऑब्जॉर्ब होता है। कौन सी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होती है, तो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। कौन सी कोशिका, तो आप बोल सकते हैं पेराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। एम आई राइट? यही सेम हमने आपको पिछली क्लास में समझाया था। HCl की क्या फंक्शन है, HCl की काम क्या है, तो HCl जनरली इनएक्टिवेट करता है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम कहां रिलीज होता है, तो आप बोलेंगे कि सर टाइलिन एंजाइम सलिवरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। सलाइवा जूस में टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। एम आई राइट? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, ठीक है। 30% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन योर बक्कल कैविटी। हैरानी की बात है कि 30% स्टार्च जो है वो बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट होती है। क्लियर है भाई? तो HCl क्या करती है, इनएक्टिवेट करती है टाइलिन एंजाइम को। और जो आपने भोजन खाया, ठीक है, अब जब पेट में भोजन आ गया, दिस इज नॉट अ फूड। अगर आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के स्टूडेंट है, नर्सिंग के स्टूडेंट है, तो आप उसे फूड ना बोलें, आप उसे बोलस बोलें। दिस इज अ करेक्ट वे टू प्रोनाउंसिएट, ठीक है। उसे आप बोलस बोलें। तो बोलस क्या करता है कि बैक्टीरिया जो बोलस क्या है, जो फूड पेट में उपस्थित है उसे हम लोग बोलस बोलते हैं, ठीक है। तो HCl बोलस में जो भी बैक्टीरिया उपस्थित है उसे मारने के भी काम करता है। कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसे एक्टिवेट करता है कि भाई भोजन आ चुका है, अपने काम में लग जाओ। और मुख्य रूप से जो फूड पार्टिकल है, जो कठोर पार्टिकल आपने खाया, उसे सॉफ्ट करता है, उसे गलाता है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ पेराइटल सेल एंड ऑक्जेंटिक सेल। हमने ये भी आपसे डिस्कस किया था पेप्टिक सेल। लास्ट वन इज पेप्टिक सेल एंड चिप सेल, जिसे हम लोग जिम्नोजेन सेल भी बोलते हैं। एम आई राइट? ठीक है भाई। तो जिम्नोजेन सेल या फिर उसे हम बोलेंगे पेप्टिक सेल या फिर चिप सेल, ये जनरली गैस्ट्रिक अमाइलेज की सिक्रीशन करता है ना। सिलेवरी अमाइलेज क्या काम करता है, तो सिलेवरी अमाइलेज जो है सर वो स्टार्च की डाइजेशन करता है। ऑलरेडी सिलेवरी अमाइलेज इज प्रेजेंट इन योर स्टमच। कहां से आ रही है, वो बक्कल कैविटी से, सिलेवरी ग्लैंड से आ रही है सर, ओसोफेगस से होते हुए, ठीक है। क्योंकि जो हमारी भोजन है वो ओसोफेगस से होते हुए आ रहा है। एम आई राइट? ठीक है। तो गैस्ट्रिक अमाइलेज की ना फंक्शन होता है सर, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी टाइलिन एंजाइम हमारे पेट में है, जो सिलेवरी ग्लैंड से आ रही है, जो स्टार्च की डाइजेशन कर रही है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक अमाइलेज की भी मुख्य रूप से वही फंक्शन होती है ना। एक और एंजाइम्स बनती है चिप सेल के द्वारा, दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक लाइपेज। इसकी काम होती है 1% इमल्सिफाइड फैट। कहां पे उपस्थित होती है, आपकी फूड में उपस्थित होती है, उसे फैटी एसिड या फिर गिलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। पेप्सिनोजेन से पेप्सिन एंजाइम्स निकलती हैं जो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स, प्रोटीएजेज और पेप्टाइड में कन्वर्ट करके आपके शरीर में स्टोर करती है। मैंने आपको समझाया था प्रोरेनिन के बारे में। रेनिन एक ऐसी एंजाइम्स है जो बच्चे में उपस्थित होती है, नवजात शिशु। आप जानते होंगे कि नवजात शिशु जो होता है उसकी जो फूड होता है वो माँ का दूध होता है, ठीक है। मदर्स मिल्क इज अ मेन फूड ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। नवजात शिशु का जो मेन फूड होती है वो मदर्स मिल्क होती है, ठीक है। इसमें रेनिन उपस्थित होता है, रेनिन प्रोटीन उपस्थित होता है, रेनिन एंजाइम्स है ना। रेनिन एंजाइम्स क्या करती है कि जो सोलूबल मिल्क प्रोटीन है केसिन, उसे इनसोल्यूबल कैल्शियम पाराकेशिनाइट में कन्वर्ट कर देती है। आखिर ये हो क्यों रहा है? मदर मिल्क में केसिन प्रोटीन उपस्थित होती है, विद द हेल्प ऑफ रेनिन, है ना, विद द हेल्प ऑफ रेनिन वो कन्वर्ट हो जाता है इनसोल्यूबल कैल्शियम पाराकेशिनाइट में। इनसोल्यूबल कैल्शियम पाराकेशिनाइट जो है ये एक तरह का सॉलिड फॉर्म है। सोलूबल मिल्क प्रोटीन जो है वो एक तरह का लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। इतना तो आप जानते होंगे कि हमारे पेट में लिक्विड की डाइजेशन जल्दी हो जाता है और सॉलिड की डाइजेशन थोड़ा समय लगता है उसे ब्रेक डाउन होने। दैट्स व्हाई हमारे जो बच्चे के शरीर होती है उसमें मदर्स का मिल्क मेन फूड होता है और दूसरा हार उसका कुछ नहीं है, वो माँ का दूध ही पीता हो, पूरा जीवन उसको 24 घंटा उसी में बिताना है। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो जाता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन द
जो मिल्क हमारी लिक्विड फॉर्म में है उसे सॉलिड फॉर्म में बनाना, दैट इज कॉल्ड कडलिंग ऑफ मिल्क। एम आई राइट? ठीक है भाई। तो कडलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क की दही हो जाती है, दही बन जाती है, ये बच्चे में होती है। जनरली जब बच्चा अडल्ट बनता है तो फिर वहां पे रेनिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है उपस्थित, है ना। मैंने आपको ये बताया था कि भाई एक होती है आर डबल एनआईएन और एक होता है आर ई एनआईएन। बोथ द टर्म और डिफरेंट, ठीक है, दोनों बहुत अलग है। रेनिन का प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है क्योंकि एक में डबल एन है और एक में एनआईएन। जो एनआईएन है वो मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको समझाऊंगा उसके बारे में, है ना। अभी के लिए आर डबल एनआईएन के जो फंक्शन है आप उसे याद, ये चीज बात हुआ था, ये हमने फोटो देखा था, एम आई राइट? यही आपको समझाया गया था भाई पिछली क्लासेज में। चलिए आज की क्लासेज को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे लीवर। सबसे पहले लीवर की एनाटोमी को समझेंगे, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि लीवर की क्या फिजियोलॉजी है, लीवर डाइजेशन में मदद कैसे करता है ना। आपने सुना होगा कि गोल ब्लैडर में स्टोन हो जाती है ना। हैव यू हर्ड इट? आपने ये सुना होगा, बिल्कुल उसके बारे में भी डिस्कस होगी। यानी जितने भी आपके दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं आप क्लासेस कर लें, उसके बाद वो सारा प्रश्न की सॉल्यूशन आपको इस क्लासेस में मिल जाएगी। तो लेट्स बिगिन द सेशन। सेशन स्टार्ट करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए पूछ ले, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं भाई। ठीक है ओके सर जी। एनी डाउट प्रीवियस क्लासेस से, कोई भी डाउट है आस्क मी, ठीक है, आप पूछें। ठीक है भाई। थोड़ा सा देखिए, अब जैसे जीएनएम की क्लासेस चल रही है ना, तो अब थोड़ा सा मैं फ्लो में आ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जब मैं एएनएम की क्लासेस पढ़ा रहा था, ठीक है, तो वहां पे मुझे हर एक टर्म को हिंदी में बोलना पड़ता था। एवरीथिंग, मतलब लिखाना भी हिंदी में, बोलना भी है हिंदी में, क्योंकि वहां पे जो बच्चे थे एएनएम की बैच में वो सिर्फ हिंदी ही जानते थे, इंग्लिश वो कभी पढ़े ही नहीं। ठीक है, खैर जीएनएम वाले कुछ ऐसे हैं कि इंग्लिश भी समझते हैं। समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है भाई, समझ में आ रही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लीवर। क्लियर है भाई? स्टार्ट किया जाए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपके शरीर की जो लीवर है ना, वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। जितने भी आपके शरीर में ग्रंथि है, ग्लैंड है, सिलेवरी ग्लैंड, जिसकी आपने पढ़ाई कर चुके हैं सिलेवरी ग्लैंड के बारे में। पैनक्रिएटिक जूस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गया, ठीक है, पेनिकेरियाज हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। जितनी भी ग्रंथि है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ही है। एक और दूसरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लीवर एक ऐसी ऑर्गन है जिसमें रिजनरेशन कैपेसिटी होती है, हाईली रिजनरेशन कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि लीवर में अगर कट लग जाए, लीवर को आधा काट दिया जाए, तो वो लीवर फिर से अपने शेप में आ जा सकता है ना। मतलब उसको आधा काट के लीवर को निकाल भी दिया जाए तो पुनः फिर से अपने शेप को बना सकता है। रीजनरेशन कैपेसिटी, ये रीजनरेशन कैपेसिटी जो है वो लिजार्ड में भी होती है कि लिजार्ड की पूंछ को आप काट दीजिएगा, ठीक है, तो वो पूंछ उसकी बन जाती है। कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि उसकी कोई भी पार्ट को आप काट दीजिएगा, ठीक है, तो पूर्ण उस पार्ट से संपूर्ण ऑर्गेनिज्म की निर्माण कर लेगा। तो हमारी एक अंग है लीवर, अगर इसमें कट छट भी जाती है तो लीवर खुद ब खुद अपने आप को उसी रूप में निर्माण कर लेगा। तो यहां से प्रश्न आती है कि सर हमारे शरीर में अगर लीवर नहीं हो तो इंसान क्या जीवित रह सकता है? प्रश्न आ रही हो? नहीं, बिना लीवर का कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता है। आगे मैं फंक्शन समझाऊंगा, जब आप फंक्शन समझेंगे लीवर को तो आप बोल सकते हैं यार ये तो बहुत ही बड़ी चीज है जो डाइजेशन को संपूर्ण रूप से कंट्रोल कर रही है। विदाउट लीवर, ठीक है, लीवर के बिना जीवित रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई, मतलब मुश्किल का नामुमकिन है। ठीक है, गॉल ब्लैडर के बिना लोग जीवित रह सकते हैं लेकिन लीवर के बिना नहीं, क्योंकि बाइल जूस की जो फॉर्मेशन होती है वो लीवर से ही होती है, उसकी स्टोरेज गोल ब्लैडर में। जब आप इसकी प्रॉपर फंक्शन को समझेंगे तो ये जो डाउट है ना ऑटोमेटिक आपकी क्लियर हो जाएगी। क्लियर है भाई? चलिए, या गोलू कुमार पूछने से लीवर कटकर ट्रांसप्लांट होता है? हाँ, हो सकती है। ये इसमें ऐसी चीज उपस्थित होती है ना, हाईली रिजनरेटिव पावर इसकी होती है लीवर की, है ना। कट छट हो जाए भाई अपने आप को उस शेप में रिगेन कर लेगा। ये आपके जो डायग्राम दिख रही है ये डायग्राम लीवर की है ना। ओरिजिनल डायग्राम जिसे बोले जाते हैं, आपके जो पेट में लीवर उपस्थित है बिल्कुल ऐसा ही दिखती है, ब्राउन कलर की, ब्राउनिश लीवर। लीवर को ही कलेजी बोलते हैं, है ना, आई थिंक कलेजी। ठीक है, लीवर जो होती है इसमें दो लोब होता है, एक लेफ्ट लोब एक राइट। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं कर रहा हूं इसकी एनाटोमी को, है ना। आप इस फोटो के जरिए देख सकते हैं, इसमें एक हेपेटिक पोर्टल वेन होती है। ठीक है, वेन की काम क्या होती है? ब्लड से रिलेटेड कुछ होगा, आर्टरीज वेन ब्लड से रिलेटेड। क्लियर है? बस अभी तक वही समझे। इस वेन और आर्टरी का फंक्शन मैं समझाऊंगा भाई, ब्लड वाली आने दीजिए, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, वहां पे वेन अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन होती है, लीवर ये है ना। दिस इज लीवर, दिस इज अ स्प्लीन। स्प्लीन को जनरली बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ योर बॉडी, है ना। आपके शरीर की जो
मृत ब्लड है उसको स्प्लीन इकट्ठा करती है, ब्लड बैंक भी आई थिंक बोला जाता है, मैं राइट। ये हुई गल ब्लैडर, पित्ताशय, पित्त जिसे बोला जाता है, लीवर के जस्ट नीचे, है ना। ये कॉमन बाइल डक्ट है, देखेंगे ये कॉमन बाइल डक्ट है, इसके बारे में सारा मैं फंक्शन समझाऊंगा। ये आपकी पेट है, पेट के बारे में आपने पढ़ लिया भाई, पेट की एनाटॉमी समझ लिया, फिजियोलॉजी समझ लिया। पेट के अपोजिट साइड लीवर होती है, इसीलिए मैं लीवर पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगा, है ना। मतलब पेट की जो हमने आपसे बात किया था थोड़ा सा समझेंगे, है ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कहाँ गया दिस दिस ये इमेज को देख, इस इमेज को गौर से देखिए। इन पास्ट क्लासेज में, ठीक है, पहली प्रीवियस क्लासेज में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं एस्टोमैच के बारे में। ये एस्टोमैच स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट में लीवर होती है। क्लियर है भाई, एम आई राइट? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। एस्टोमैच से छोटी आंत निकलती है, जो कि मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। आने वाली 2 क्लासेस के बाद हम लोग छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कब से स्टार्ट होगा, जो बिगेस्ट कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रहा था, वो नेक्स्ट क्लास में उसे हम लोग देख लेंगे, ठीक है भाई। तो ये है क्या, तो ये लीवर है, हमने लीवर के बारे में आज की क्लास में हमने समझेंगे, ठीक है, देखेंगे। जैसे ये फोटो में हम लोग अच्छे से देख सकते हैं, ये फोटो को गौर से देख, क्लियर है। ये आपकी लीवर हो गई, सॉरी लीवर नहीं, एस्टोमैच हो गई, देख रहे हैं, ये एस्टोमैच होगी, ये एस्टोमैच होगी, यहां से यहां तक जे शेप की जो स्ट्रक्चर है, ये वाला ओसोफेगस है, दिस पार्ट इज नोन एज ओसोफेगस एंड दिस पार्ट इज सॉरी एस्टोमैच। ये है क्या, ये एस्टोमैच है, जिसकी हमने डिस्कशन कर चुका है। इसके जस्ट आप रिवर्स में ऊपर साइड में देखेंगे तो ये हमारी क्या है, ये लीवर है। जनरली डायफ्राम इट्स अ टाइप ऑफ बोन्स, ठीक है, बोन्स बोल सकते हैं। डायफ्राम उपस्थित होती है, डायफ्राम में जनरली हमारी जो लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, वो दोनों साइड उपस्थित होता है, और उसके जस्ट नीचे में डायफ्राम होती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होती है, ये डायफ्राम बोलते, ठीक है। वेट अ मिनट, 1 मिनट रुकेंगे, कुछ साइन करना है, वेट अ मिनट, ठीक है, कुछ काम आ गया था, चेकबुक पे साइन करना था, और बिना साइन का तो चेक निकलता नहीं है, आपको पता होना चाहिए, है ना। हाँ जी, समझते हैं, क्लियर है। तो मैं आपसे बात कर रहा था लीवर के बारे में। तो लीवर में ये कुछ जो आपके डायग्राम को थोड़ा सा समझ रहा था, है ना। तो ये हमारी डायफ्राम होगी, डायफ्राम ही कैविटी में लीवर उपस्थित होती है, आप देख सकते हैं। इसकी 2 लोब होती है, एक राइट लोब, दूसरी लेफ्ट लोब, समझेंगे आगे, सबका फंक्शन भी समझाऊं। अभी मैं बस जो बोल रहा हूं बस उसे सुने, है ना। पेट के जस्ट पीछे क्या होती है, पैनक्रियाज, ये देख लो, ये जो स्ट्रक्चर है ये पेट में नहीं है। आपको लग रहा होगा कि पैनक्रियाज, अग्नाशय जिसे हिंदी में बोलते हैं, क्या सर ये पेट में होती है? नहीं, पेट में नहीं होती, पेट के जस्ट पीछे होती है ना। तो ये पेट में है, पेट के पीछे जस्ट पीछे है। और ये जो हमारी पोर्शन है, ये ड्यूडेनम है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे ड्यूडेनम बोलते हैं, क्लियर है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, लीवर की एक एक थ्योरी को समझते हैं और अच्छे से लिखेंगे, क्लियर है भाई। चलिए लिखाएं, थ्योरी लिखाएं, रेडी है? रेडी है जी सर, जी सर। स्टोमैच और ड्यूडेनम को ऐड करने वाले पार्ट को पाइलरिक स्फिंक्टर बोलेंगे, ठीक है। वहां पे पाइलरिक स्फिंक्टर होता है, या फिर पाइलरिक ओरिफिस बोल सकते, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे लीवर जो है वो कौन सी जर्म लेयर से निर्मित होता है, बनता है? तो लीवर डेवलप्स फ्रॉम इंडोडर्म, है ना। लीवर की डेवलप्स कहां से होती है? तो आप बोल सकते हैं भाई कि लीवर जो है सर वो इंडोडर्म से बनती है, ठीक है। पहली पॉइंट लिखेंगे, डेवलप्स फ्रॉम इंडोडर्म से ये डेवलप। चलिए क्लियर है। लीवर की वजन कितनी होती है? हाँ, लीवर की वजन कितनी होती है? तो जो लीवर की वजन होती है, वेट होती है, वो तकरीबन 1.2 से लेके 1.5 केजी होती है। अलग अलग इंसान में अलग अलग लीवर। मैं बात नहीं कर रहा हूँ फैटी लीवर की, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ कुछ जो इंसान जिनमें फैट ज्यादा होती है, कार्ब्स ज्यादा होती है, ठीक है, जाहिर सी बात है लीवर जो है वो फैटी लीवर बन। और किसी इंसान में अगर कार्ब्स की अमाउंट ज्यादा हो गई, ठीक है, तो बहुत तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। उसमें एक हार्ट अटैक वाली जो बीमारी है वो भी हो, ठीक है। लीवर डिसफंक्शन हो सकता है, आगे मैं बात करूँ। फैटी एसिड लीवर इज अ बैड लीवर, ठीक है, खराब लीवर है वो आप। तो लीवर कहां से बनती है? तो इंडोडर्म्स। आप अगला पॉइंट लिखेंगे कि लीवर की वेट कितनी होती है? तो वेट तकरीबन 1.5 से लेके 1.2 से लेके 1.5 केजी। कोई कोई बुक में 2 केजी भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो आप इस वेट को लेकर ज्यादा इधर उधर मत होइएगा, और ना एवरेज मान के चले 2 केजी तक हो सकती है, 1 से लेके 2, ठीक है। तो इसकी वजन कितनी होती है? वेट यानी वजन, तो वजन होती है 1.2 से लेके 1.5। अच्छा, ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन क्या है? अगला प्रश्न आता है कि लोकेशन बताओ भाई, लोकेशन क्या है? तो आप बोल सकते हैं राइट साइड। पेट लेफ्ट साइड होता है और राइट साइड में आपकी
कौन सी ऑर्गन होती है? लीवर होता है ना। राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लेंगे कि भाई बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे होती है ना, डायफ्राम की नीचे होती, बिलो दी डायफ्राम। क्लियर है भाई? ये जो लीवर है आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला पॉइंट लिखेंगे, खूबसूरत खूबसूरत नोट्स बनाए है ना। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर के लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बड़ी ग्रंथि। सर लीवर इज ए ग्लैंड, आप बोल रहे हैं सर कि लीवर एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, तो जाहिर सी बात है सर कि कुछ ना कुछ ये सिक्रेशन करेगा, है ना। बिल्कुल, लीवर सिक्रेशन करता है बाइल जूस, आगे लिखवाऊं है ना, अभी एनाटॉमी समझ रहे हैं, क्लियर है। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि लीवर जो है वो 2 लोब से बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ 2 लोब। अगला पॉइंट्स, लीवर जो है वो 2 लोब से बना है। कैसे 2 लोब? कहां कहां पे है सर, मैं दिखा रहा हूं, आप इस इमेज में देखेंगे, है ना, आप इस इमेज में देखेंगे कि 2 लोब है। देखो, एक ये वाला लोब है, देखो देखो, एक ये वाला लोब है ना, और एक ए वाला लोब है। इसकी मतलब 2 भाग होती है। लोब कहने का मतलब 2 भाग होते, 2 लोब कहने का मतलब कि लीवर की 2 भाग होती है, 2 पार्ट्स होती है। क्लियर है? अगला पॉइंट लिख लेंगे कि 2 लोब होती है, एक लेफ्ट साइड में होती है सर और दूसरी राइट साइड में होती है, एक लेफ्ट साइड में होती है और दूसरी राइट साइड। क्लियर है? एकदम क्लियर है। लेफ्ट साइड जो होती है ना वो एज कंपेरिजन टू राइट साइड ज्यादा छोटा होती है ना, तो लेफ्ट साइड जो होती है एज कंपेरिजन टू राइट साइड छोटा होती है। लेफ्ट लोब इज स्मॉलर देन राइट लोब। एक लास्ट सेंटेंस और लिखेंगे कि लेफ्ट लोब इज स्मॉलर, स्मॉलर मतलब छोटा, देन राइट। क्लियर? लेफ्ट लोब जो होती है वो छोटा होती है राइट लोब से। जो हमारी राइट लोब है ना, ध्यान देंगे, जो राइट लोब है वो लीवर की 5/6 पार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है, 5/6 ऑफ द लीवर, समझाऊंगा इसके बारे में, पहले लिख। और जो राइट लोब है वो 1/6, कहने का मतलब कि जो राइट लोब है वो पूरा लीवर को ही बना, ठीक है, 5 भाग, मतलब 6 अगर लीवर को हम मान रहे हैं तो उसमें 5 पार्ट्स जो है वो मतलब 5 पार्ट्स जो है वो राइट लोब बनाते। 1/6 ऑफ द लीवर लेफ्ट लोब होता है। याद, ये जो लेफ्ट लोब और राइट लोब है ना ये आपस में सेपरेट होते हैं भाई, ठीक है। कैसे सेपरेट होते हैं? तो एक लिगामेंट के जरिए। देखो यार, तुम समझ, अच्छे से समझो, है ना, कोई भी डाउट हो आप पूछे, मैं सारा कुछ आपको समझाने के लिए रेडी। मैं बोला था आपको कि जब मैं फर्स्ट क्लास ले रहा था उस दिन बोला था कि मिडवाइफरी से जबरदस्त एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको पढ़ाऊं, बस आप क्लास करते रहे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लेफ्ट लोब है और राइट लोब है उसके बीच में एक लिगामेंट होती है, एक टिश्यू होती है जो दोनों को जोड़ के रखता है, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं बता एग्जाम्पल से, ठीक है, जैसे एक बॉक्स टर्मिनेटर और कुछ मिले तब तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट मिले तो मैं आपको समझा। हाँ सुपर, ये वाटर बोतल है और एक बॉक्स, यहाँ देखेंगे भाई, ठीक है, ये एक वाटर बोतल है, एक बॉक्स, ठीक है। ये इससे अच्छा बेहतर एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं, मोबाइल से ले सकते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन से आपको समझाते हैं, ये ज्यादा अच्छा है ना। देखेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 2 फोन है ना, ये आपको फोन दिख रहा है लेकिन कुछ देर के लिए आप इसे समझे कि ये क्या है, ये लीवर की 2 लोब है ना, इट इज अ लीवर, ये लीवर है जिसमें एक राइट लोब है और दूसरी लेफ्ट। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो राइट लोब है ना, राइट लोब बड़ा वाला फोन, स्मार्टफोन, और ये छोटा कीपैड बोला, राइट लोब में बड़ा वाला फोन के बोल रहा हूँ, ये लीवर की लगभग 5-6 भाग में से लगभग 5 भाग राइट लोब निर्माण कर रही है, और लेफ्ट लोब देख रहे हैं अब ये छोटा है, और जाहिर सी बात है लेफ्ट लोब छोटा होता है, राइट लोब बड़ा होता है। ये दोनों के जो जोड़ रहा है, दोनों को जो जोड़ के रखे हुए है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम लोग उसे हम लोग लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैल्सीफोर्म लिगामेंट, जो एक तरह का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर है? ये चीज मैं समझा रहा हूं, तो लिखेंगे लेफ्ट लोब और राइट लोब को जो जोड़ के रखता है ना, वो एक तरह का फैल्सीफेरम लिगामेंट। देखिए इसमें फैल्सीफेरम लिगामेंट नहीं है। देखिए इस फोटो में आपको समझ में आएगा। इस फोटो में ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। क्लियर है भाई? प्रश्न पूछे जाते हैं तो भाई आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है सर, वो लेफ्ट लोब और राइट लोब को अलग अलग कर रहा है। देखो ये राइट लोब हुआ, ये लेफ्ट लोब हुआ, ये दोनों को अलग अलग कर रहा है बीच में, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल। तो लिखेंगे कि लेफ्ट लोब और राइट लोब आपस में सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो लिखेंगे यहाँ सेपरेट ईच अदर। ये जब पूरा क्लासेज हो जाएगी ना,
ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगी, एक स्टूडेंट बोल रहे थे सर इसकी मैं प्रिंट आउट निकालना चाहता, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं प्रिंट आउट, आप टेंशन ना, आप प्रिंट आउट इसकी निकाल सकते हैं। जब पूरे पर क्लासेज हो जाएगी तो आपकी रोज की जो क्लास नोट्स है वो एप्लीकेशन में एक अलग से सेक्शन बना दिया जाएगा, ठीक है। मैं उस बात किया था जो एप्लीकेशन मैनेज करते हैं उनसे, उन्होंने बोला कि वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो A4 पेपर में ये जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। लेकिन आप फिर भी अपने हाथ से अगर बना रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर है। मैं बार बार खुद का लिखा हुआ चीज को याद रखना, समझना ज्यादा दिन तक, ठीक है, वो ज्यादा सहूलियत होता है, इसीलिए खुद से नोट्स बनाए, है ना। टू लोब्स, लेफ्ट लोब राइट लोब्स होती है जो सेपरेट होती है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। कुसुम कुमारी बोल रहे हैं अभी समझ में आता है बाद में नहीं दिखता। अरे भाई आपके पास टाइम तो है ना घर में, आप क्या करो, ठीक है, कि आप अभी से ही रोक रोक कर नोट्स बनाओ, ठीक है, आप नोट्स अभी से ही बनाओ, खुद से बनाओ, बाद में सर का नोट्स ना पढ़ो, आप अपने हाथ से लिख के पढ़ो, सिंपल सी बात है। ये नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप लैपटॉप में भी पढ़ सकते हैं, आपके पास बड़ी स्क्रीन है। सपोज दैट देखिए नोट्स जब आप पढ़ते होंगे मोबाइल में तो आपके पास छोटी स्क्रीन है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती होगी। आपके पास अगर बड़ी स्क्रीन में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नोट्स दिक्कत नहीं होगी, प्रॉपर दिखेगी आप, क्योंकि मैं देख चुका हूँ, लैपटॉप में देखा हूँ, आईपैड में भी देख चुका हूँ, नोट्स प्रॉपर दिखती है। जब आप इसे प्रिंट आउट निकालेंगे ना उस टाइम भी आपको प्रॉपर दिखेगी, ठीक है, आप टेंशन ना ले। तो टू लोब्स होती है, लेफ्ट लोब राइट लोब, ठीक है। तो भैया ये सेपरेट होती है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। मैं ये लिखना चाह रहा हूं तो लिखेंगे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय द कौन सी लिगामेंट, तो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से सेपरेट होता है। जो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट होती है ना, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट क्या है, एक तरह का फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है, फाइबर होता है जी, ठीक ना। चलिए ठीक है, बात लिखने की नहीं, बात इंग्लिश और हिंदी की। हिंदी में क्या दिक्कत है, मैं इंग्लिश वाले बच्चों को भी मैं क्या असल लिख रहा हूँ, ठीक है। अरे फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू जब एग्जाम में हिंदी में भी आप दीजिएगा तो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू को संयोजी उत्तक बोलते हैं, लिख लीजिए, क्लियर है, ठीक है। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट आपको दिखने को मिलेगा। सेपरेट फ्रॉम ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से अलग कर रहा है ना, हिंदी में लिख सकते हैं, लिख लें, अलग अलग करता है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा और समझे, चीजों को समझेंगे, हिंदी इंग्लिश मत करें, बस समझे, चीजों को समझो, वो ज्यादा बेटर। आपके शरीर में जितनी भी मैं डाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मैं एब्डोमिनल कैविटी, पर्टिकुलर में एब्डोमिनल कैविटी की बात कर रहा हूँ। तो आप बोलेंगे कि जो सर जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसमें पेट भी आती है, लीवर भी आती है, छोटी आंत भी आती है, बड़ी आंत भी आती है, यानी कहने का मतलब वो एक तरह का कैविटी है सर। तो कैविटी में मेम्ब्रेन होगा तभी तो सर वो आपस में सब जुड़ा हुआ है ना। थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि जितने भी ऑर्गन की मैं नाम बता रहा हूँ, लीवर, पेनक्रियाज, स्टोमैच, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जितने भी ऑर्गन है वो आपस में जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई ये स्टोमैच है तो ये लीवर है, इतना दूर दूर नहीं, ये आपस में सटा हुआ है, ठीक है, आपस में जुड़ा हुआ है। जो भी एब्डोमिनल कैविटी है ना, उसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेरिटोनियम। किससे जुड़ा हुआ है, पेरिटोनियम की मदद से, है ना। तो पेरिटोनियम क्या होता है, ये एक तरह का मेम्ब्रेन है, ये एक तरह का स्मूथ टिश्यू है जो एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी में जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन है उसे आपस में जोड़ के रखता है। मेरा बात को समझ रहे हैं या मैं फिर से बोलूं, मेरा बात को समझ रहे हैं या फिर मैं फिर से बोलूं ये चीज, ठीक है, समझे, पर लिखवाता हूं, है ना। पेरिटोनियम क्या है, पेरिटोनियम आपको समझना होगा क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं नोट सेट में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटोनियम। स्टेटमेंट बनाकर आपको दे देगा कि प्रोटोनियम ये है वो, ठीक है। तो आप तो इस चीज प्रोटोनियम के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि प्रोटोनियम ही एक तरह का होल्डिंग है, ठीक है, प्रोटोनियम ही एक तरह का मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो स्मूथ टिश्यू से बना हुआ है, जिसकी काम ये हो है कि एब्डोमिनल कैविटी में जो भी ऑर्गन है ना, एब्डोमिनल कैविटी या फिर पेल्विक कैविटी में, पेल्विक कैविटी आपको मैं पढ़ा चुका हूं कहां पे, मिडवाइफरी में, ठीक है। पेल्विक कैविटी एब्डोमेन के जस्ट नीचे वाला जो कैविटी होता है जिसमें आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, है ना, वो पेल्विक कैविटी है। तो एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी में जो आपस में ऑर्गन है जिसे जोड़ के रखता है विद द हेल्प ऑफ पेरिटोनियम, है ना, पेरिटोनियम की मदद, क्लियर है, तो लिख लेंगे। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट एक तरह का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। देखो एक चीज और मैं बोलता हूँ, ये जिनका जो डाउट आ रहा था कि सर मैं अभी समझ जाता हूँ लेकिन नोट्स में मैं समझ नहीं पाता हूँ, ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप जो भी मैं बोल रहा हूँ,
ठीक है। एक नोट्स होती है मेरी नोट, दूसरी नोट्स ये होती है कि जो भी मैं बोल रहा हूं उसे आप लिखे स्टेटमेंट बनाकर, जैसे कैसे स्टेटमेंट बनाकर लिख सकते हैं, मैं तो यहाँ पे लिख दिया कि फैल्सीफॉर्म लिगामेंट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बाद में नहीं समझ में आती है, तो आप वहां पे नोट्स जब बनाए तो आप लिख लें कि जो फैल्सीफॉर्म, ऐसे स्टेटमेंट बनाकर कि फैल्सीफॉर्म लिगामेंट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर है, समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता, कोई बात नहीं, मिडवाइफरी ओल्ड क्लास में ज्योति भारती, तो मैं कुछ बड़ा चीज आपको नहीं समझा रहा हूं, आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि बस मैं वहां से एक टर्म आपको समझाया कि भाई ये हमारी हो गई कौन सी कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें पेट हो गया, है ना, जिसमें इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, जिसमें पेनक्रियाज हो गया, इसके जस्ट नीचे जो होता है पेल्विक बोन, जहां से स्टार्ट होता है कमर से नीचे वाली पोर्शन, इसे हम लोग पेल्विक कैविटी बोलते हैं। तो पेल्विक कैविटी में क्या हो गया, आपकी ओवरी हो गया, सपोज दैट मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहा हूँ, ओवरी हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, है ना, बार्थोलिन ग्लैंड हो गया, है ना, आपकी यूरिनरी ब्लैडर भी पेल्विक कैविटी में आती है, ठीक है भाई। तो इसमें जो भी ऑर्गन है, जैसे सपोज दैट मैं एब्डोमिनल कैविटी की बात करूं, तो एब्डोमिनल कैविटी में पेट हो गया, लीवर हो गया, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम एक तरह का सीट है, पेरिटोनियम एक तरह का सीट है, ठीक है, जो स्मूथ टिश्यू से बना हुआ होता है, सॉरी, जो किससे बना हुआ होता है, स्मूथ टिश्यू से बना हुआ होता है। क्लियर है, चलिए तो लिखेंगे एक लाइन, इतना बार बार तो समझा रहा हूँ। लेफ्ट लोब और राइट लोब, ठीक है, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का बना हुआ है, मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, विच इज फाइब्रस सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो बना हुआ है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। या फिर आप लिख सकते हैं, देखो एक चीज और लिखो, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है वो पेरिटोनियम की फोल्डिंग होता है, कुछ है नहीं, ये पेरिटोनियम की फोल्डिंग है ना, फोल्डिंग ऑफ पेरिटोनियम। एक नया शब्द आ गया सर, पेरिटोनियम, इसका मतलब आप नहीं समझा, समझा रहा हूँ। पेरिटोनियम है आखिर क्या, आखिर पेरिटोनियम है ना? ये प्रश्न आ रहा होगा आपके दिमाग में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम के बारे में एक दो शब्द लिख लेते हैं, है ना। ये एक तरह का मेम्ब्रेन, लिखिए पेरिटोनियम है क्या, तो पेरिटोनियम जो है सर, ये इट इज अ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, है ना। मेम्ब्रेन कहने का मतलब क्या होता है, झिल्ली, जिसका हिंदी होता है झिल्ली, है ना। दूसरा लिखेंगे अ सीट ऑफ अ स्मूथ टिश्यू, है ना, जो कवरिंग करता है या फिर डेट्स लाइंस योर एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी, हिंदी में लिखवा रहा हूँ, ठीक है, बहुत लोग का दिक्कत, जो एब्डोमिनल, एब्डोमिनो लिखिए, सॉरी, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी फैला होता है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जो भी ऑर्गन्स है ना, जो भी ऑर्गन्स है उसको कवरिंग करना, ठीक है। अ सीट ऑफ स्मूथ टिश्यू जो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में फैला हुआ होता है, ठीक है। अब हिंदी में लिख रहा हूँ, अ सीट ऑफ स्मूथ टिश्यू जो एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी में फैला होता है और एब्डोमिनल ऑर्गन को कवरिंग करता है, ठीक है। अब सर ये क्यों करता है, रीजन इज दैट कि जो आपस में ऑर्गन में फ्रिक्शन हो, जैसे सुपर डेट, देखिए ऐसे समझेंगे ना, जैसे आप मूवमेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप जब चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो आपकी जो भी इंटरनल ऑर्गन है वो आपस में हिल रही है, डोल रही है ना। जब ये आपस में सटी नहीं रहेगी, आपस में जुड़ी नहीं रहेगी, तो दो ऑर्गन आपस में हिलने डोलने पे हिले डोलेगी तो घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन के कारण ऑर्गन डैमेज हो सकता है। इसीलिए ये पेरिटोनियम जो कैविटी होती है, पेरिटोनियम की जो कवरिंग होती है, ये मुख्य रूप से इसकी फंक्शन होती है कि रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द ऑर्गन, ऑर्गन्स के बीच, अंग के बीच फ्रिक्शन को, घर्षण को कम करना, ठीक है, और साथ में ऑर्गन्स को इंसुलेट करना, एक तरह से कवरिंग दे रही है तो इंसुलेट भी कर रही है। सपोज दैट शॉक ऑब्जर्वर का भी काम करता है, कहने का मतलब शॉक ऑब्जर्वर क्या होती है ऐसे समझेंगे मेरे प्यार साथियों, जब आप मोटरसाइकिल पे बैठते हैं तो उसमें सॉकर लगा हुआ होता है, सॉकर का काम क्या होता है, आपको कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर सॉकर नहीं रहेगा और आप बाइक से जा रहे हैं, गड्ढा आएगा तो जाहिर सी बात है बहुत कस के आपको चोट लग सकता है, बैक पोर्शन, उसके लिए क्या होता है, सॉकर लगा हुआ होता है ताकि मूवमेंट हो और जो भी चक्का पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो फोर्स आप तक ना ट्रांसफर हो, ठीक है। वो शॉक ऑब्जर्वर काम क्या होता है कि वो फोर्स को ऑब्जर्व करना, एक्सटर्नल फोर्स को ऑब्जर्व करना, ये फिजिक्स के मैकेनिज्म है ना। उसी तरीका से ये जो पेरिटोनियम की जो कवरिंग होती है, ये भी एक तरह का शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, ठीक है। जैसे आपको चोट लग गया पेट में, है ना, हल्का फुल्का चोट लगा, जब तक उसको ऑब्जर्व करने की शक्ति है तो कुछ लेयर होती है टिश्यू की,
उसके बाद जो अंदर ऑर्गन्स होती है उसमें पेरिटोनियम की कवरिंग होती है, वो उसे शॉक को ऑब्जर्व करता है ना। और अब ज्यादा कस के लग जाएगा तो जाहिर सी बात है डैमेज हो जाएगा। अब बाइक पे ही जा रहे हैं, ठीक है, एक लिमिट में गड्ढा में आपकी बाइक जाती है तो अब सही है, अब बहुत बड़ा गड्ढा में चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है बाइक से आप फेंका जाएंगे, है ना। वही चीज सर, वीडियो रुक गया है, वीडियो रुक गया है, वीडियो रुका हुआ है सर। सही में रुका हुआ है, सही में रुका हुआ है, सही में रुका हुआ है। कोई बताएंगे भाई वीडियो रुक गया है क्या? ना, मेरे पास कोई ऐसा सिग्नल नहीं है जिससे हम बोल सकते हैं कि वीडियो हमारी रुकी हुई है। वीडियो नहीं रुकी है, वीडियो चल रही है, नहीं रुका है। ठीक है, तो ये हो गया पेरिटोनियम की कवरिंग और पेरिटोनियम की फंक्शन। ठीक है, चलिए अब आगे लिखेंगे। देखिए अब समझे क्या डक्ट। देखिए लीवर में जनरली आपको पता होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा कि हमारी जो लीवर है वो क्या करती है कि बाइल जूस का निर्माण करती है। ठीक है, तो बाइल जूस को ले जाने के लिए, मतलब बाइल जूस को ले जाने के लिए, बाइल जूस का काम क्या है? तो आप मुख्य रूप से बोल रहे हैं सर वो भी तो डाइजेशन में ही मदद करता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो भी डाइजेशन में मदद करता है, और भी इसकी फंक्शन है, मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो बाइल जूस जो बन रहा है उसको ले जाने के लिए लीवर से, है ना, ड्यूडेनम, जितनी भी मुख्य रूप से आपकी जो डाइजेशन की संपन्न होती है या फिर अब्सॉर्प्शन, वो छोटी आंत की ड्यूडेनम वाली भाग में होती है, जो कि मैं अभी समझाऊंगा। पेट में आपको मैं क्या समझाया था, याद कीजिए कि पेट में 4 से 5 घंटा तक भोजन रहता है, भोजन सरता है पेट में, है ना। उसके अलावा तो मैं वहां पे कुछ आपको और नहीं लिखवाया भोजन फूड के बारे में, कि प्रोटीन की ऑब्जॉर्व कहाँ पे होती है ना, वो आगे होती है छोटी आंत, जो कल वाला क्लास में बात करूं। ठीक है, तो लीवर के में हम ये बता रहे थे कि लीवर जाहिर सी बात है बाइल जूस का निर्माण कर, तो बाइल जूस को ले जाने के लिए डक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस बात कि ट्यूब होना चाहिए। तो उस डक्ट को क्या बोलते हैं? लीवर की जो डक्ट होता है उसे हम लोग हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हेपेटिक डक्ट। तो दो होता है, एक राइट हेपेटिक डक्ट और दूसरा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। लिखेंगे क्या? देखिए आप इसे निकाल, मैं व्हाइट पेज में इसीलिए लिख रहा हूं सारा कुछ, ठीक है, ताकि अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर इसकी पीडीएफ को निकालना तो आप निकाल सकते हैं। मुश्किल से हमारी क्लास की जो डाइजेस्टिव सिस्टम की पीडीएफ जो बन के तैयार होगी, है ना, जब सारी क्लासेस खत्म हो जाएगी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो 8 से 9 पेज में होगी। 8-9 पेज आप कोई भी फोटोशॉप से निकाल लीजिएगा, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा उसे, है ना। तो आगे लिखेंगे अगला स्लाइड। अब हम लोग लोब्स को समझ, लोब्स की थोड़ा सा एनाटोमी को समझते हैं कि ये जो लोब्स है ना सर, राइट लोब और लेफ्ट लोब, लिखिए लिखेंगे भाई। ठीक है, हमने आपको बताया था कि 2 लोब होता है, एक राइट लोब होता है और दूसरा लेफ्ट लोब। ठीक है, राइट लोब से जो पाइप निकलेगा ना, जो ट्यूब निकलेगा, उसे राइट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, नाम है ये। ठीक है, राइट हेपेटिक डक्ट डेवलप्ड फ्रॉम राइट लोब ऑफ लीवर। ठीक है, इसे कौन सा डक्ट बोलते हैं? राइट हेपेटिक डक्ट। और लेफ्ट से जो निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक कहीं शब्द लगा हो उसका मतलब लीवर ही होता है। ठीक है, क्लियर है। राइट लोब से जो ट्यूब निकला उसे राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से जो निकला उसे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, ये जो डक्ट है वो आगे चल के आपस में दोनों मिल जाता है। ठीक है, तो जो मिल जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये आप आगे चल के आपस में मिल जाता है, ये भी ट्यूब और ये भी ट्यूब आपस में मिल जाता है, तो मिल जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, है ना। कॉमन हो गया, कॉमन हेपेटिक। क्लियर है भाई? आपको बोल रहे हैं सर ये डक्ट का काम क्या? अरे आपकी जो लीवर है, देखो 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 देखो, इस फोटो में पता चल, इसमें हम समझा रहे हैं आपको, देखो ध्यान देंगे, है ना। हमारी लीवर की काम क्या होती है? तो लीवर बाइल जूस निर्माण करता है। ठीक है, तो दोनों लोब से बनता है, ऐसा नहीं कि एक ही लोब बनाता है, पूरी लीवर बनाता है ना। देखो तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हमारी लेफ्ट लोब है। लेफ्ट लोब में जो ट्यूबा है, ये वाला ललका ट्यूबा, ऐसे, है ना। ये ब्लू कलर के आपको जो दिख रहा है ये सब वेन है ना, वेन है, आर्टरीज है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना। रेड कलर के जो आपको दिख रहा है उस पे ध्यान देना, ये रेड कलर का ट्यूब है ना, जो हमारी लेफ्ट लोब में उपस्थित होता है उसे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। राइट लोब में जो उपस्थित है रेड कलर का ट्यूबा, उसे हम लोग राइट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, ये आपस आगे जाकर देखना, जब लीवर से ये आगे निकलता है, देखो लीवर से आगे निकल रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे ऐसे 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 निकल रहा है ना आगे, ध्यान देंगे यहाँ पे आपस में मिल रहा है, पेट में नहीं जा रहा है ना। आपको लग रहा होगा कि सर पेट में जा रहा है, पेट में नहीं जाता है, पेट तो बंद है भाई, पेट की ओपनिंग एक ही है, तो मतलब लीवर वाला भी चीज पेट में चल जाएगा, है ना। वो कहाँ जाता है मैं बताऊंगा, टेंशन क्या ले रहे, कहाँ जाता है सब बताऊंगा। तो यहाँ पे आपस में जो मिल रहा है लेफ्ट राइट से, उसे हम लोग कॉमन हेपेटिक डक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, वेन की कॉन्सेप्ट को अभी हटा दे, वेन में आपको वेन की फंक्शन समझाऊंगा,
क्योंकि वेन हर एक जगह उपस्थित होता है। वो समझाऊंगा कि इसमें कौन सी ब्लड, आपके माइंड में प्रश्न आ रहा कि वेन क्या होता है। वेन जनरली ब्लड को कैरीज करता है ना। एक वेन होती है और दूसरा आर्टरीज होती है। इसकी काम ही होती है कि ब्लड को इधर उधर ले जाना। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करने का मतलब इसमें ऑक्सीजन युक्त नहीं, ऑक्सीजन यूज हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज लेकर आता है, कहाँ से, हार्ट से लेकर आता है। हार्ट जो पंप करता है ना, वो ब्लड लेकर आर्टरीज आता है। ठीक है, और जब उस ब्लड को में से ऑक्सीजन यूज हो जाता है कोशिका के द्वारा, ठीक है, सेल के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा, तो वे फिर कोशिका को वेन से भेजता है। बस इतना भी समझे, ठीक ना। तो मैं क्या बोल रहा था कि लेफ्ट लोब से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट लोब से राइट हेपेटिक डक्ट आगे जाके मिल जाता है, जिसे कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर, क्लियर है, क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक। अब हमने समझ लिया कि सर जो बाइल जूस बन रहा है वो हेपेटिक डक्ट से आता है, तो कुछ ना कुछ कोशिका होगा सर, या फिर कुछ ना कुछ चीज तो होगा सर लीवर में जो बाइल जूस का निर्माण करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि बाइल जूस जो बनता है उसके लिए कौन सी कोशिका रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो अभी के लिए कॉमन हेपेटिक डक्ट छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये ट्यूब आपस में मिल गया है यहाँ तक। ठीक है, अब ये ट्यूब कहाँ पे जा रहा है वो आगे लिखवाता हूँ। ठीक है, एकदम अच्छे से समझेंगे पूरा। बोले ना कि भाई बॉडी एकदम निचोड़ कर समझो, ताकि कोई उल्टा सीधा आपको समझाए तो आप उसके सामने ऐसा जवाब दें कि लगे कि आप भाई नर्सिंग का छात्र हैं, आपको एनाटोमी और फिजियोलॉजी का नॉलेज है। क्या लोग तो ऊपर ऊपर बोलते हैं कि खाना का पचना कहाँ होता है, पेट में। जो भी खाना का हो रहा है वो सब पेटे में होता है ना, अभी यही जानते होंगे। पेट में कुछ नहीं अभी हो रहा है, बस 4 से 5 घंटा रह के पेटवा सराहता है भोजन को कि भाई तुम सर जाओ, उसके बाद आगे उसकी प्रक्रिया अब अगला जगह पे तुमको भेज रहे हैं, जहां पे तुम जो सरे हो, जिसमें तुम में यूजफुल चीज है ना, उसको वो निकाल लेगा, और बाकी जो अनयूजफुल चीज है उसको आगे भेज, बरियात अनयूजफुल चीज को फिर बाहर निकाल देगा शरीर। ये मशीनरी हमारे शरीर में मतलब करोड़ों का मशीन लगा हुआ है। ठीक है, जितने भी साइंस का मैकेनिज्म है, फिजिक्स का मैकेनिज्म, केमिस्ट्री का मैकेनिज्म, वो ह्यूमन के अंदर ही हो रहा है सारा, है ना। और सब साइंस का प्रिंसिपल पे ही काम होता है, ऐसा नहीं है कि साइंस का प्रिंसिपल पे काम नहीं होता। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। देखते हैं कि बाइल जूस का निर्माण आखिर लीवर में कैसे होता है, एनस से बाहर आ जाता है। कब तक क्लास चलेगी? टाइम हो गया 11:35 से स्टार्ट हुआ था, 12:45 है। रुकिए भाई, कम से कम 1.5-2 घंटा पढ़ कर जाइए। एनाटोमी फिजियोलॉजी का क्लासेस क्या 1 घंटा का क्लासेस में क्या ही होगा बताइए। इसीलिए तो मैं आपको बोला हूँ कि हो सके तो क्लासेज इसी टाइम आपको करवाऊँ, ताकि आपके पास भी समय हो। और जो वर्किंग स्टाफ है, वर्किंग है, कहीं बाद में देख लेंगे, रात में देख लेंगे, सोते समय देख लेंगे, है ना। तो सोते समय कब देखेंगे? बेड पे सर सोते सोते देखते देखते सो भी गए, तो जब बेड पे देखते देखते सो जाइएगा ना, तो दूसरा दिन जब अगर लाइव क्लासेस करने आइएगा, तो वो लाइव क्लास आपको ऐसा लगेगा कि फिर आपको सुला देगा, लाइव ही क्लास सुला देगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा आपको। एनाटोमी और फिजियोलॉजी का क्लासेस प्रॉपर समझ में कब आएगा? जो हाल फिलहाल में क्लासेस ले रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आप कम से कम, आज लीवर स्टार्ट हुआ है, तो लीवर में जो कुछ मास्टर के द्वारा, टीचर के द्वारा बोला जा रहा है, आप उसे सुने। कोई भी प्रश्न आपको लग रहा है कि ये चीज कैसे हो रहा है, वो चीज कैसे हो रहा है, वो सब क्लियर हो जाएगा जब आप बैक की सारा क्लासेस देखें। क्योंकि एनाटोमी फिजियोलॉजी की जितने भी क्लासेज होती हैं, वो फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट क्लासेज एक दूसरे से लिंक होती है, समझ रहे बात? वो ये चीज है। तो राइट लोब से राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट लोब से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और फिर आपस में मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट बन जाता है। क्लियर है? अब लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, थोड़ा सा हल्का फुल्का, उतना ज्यादा डीपली हम नहीं समझेंगे, है ना। उसके लिए एक इमेज की आवश्यकता है, जिसमें थोड़ा सा और फीलिंग आए कि लीवर के अंदर कैसा होता है, इनसाइड द लीवर क्या क्या होता है, तब आपको ज्यादा। रोकिए बेट, हम ज्यादा इसकी सर्जरी नहीं करेंगे, हल्का फुल्का बस सर्जरी करेंगे, है ना। हल्का फुल्का लीवर लोबुल, हल्का फुल्का सर्जरी करेंगे। देखो ध्यान देना, पहले समझो इस लीवर लोबुल को, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ लीवर लोबुल, पहले इसको समझो कि लीवर के अंदर लीवर लोबुल होता, गोल गोल स्ट्रक्चर, है ना। देख लो इस टाइप से, जब इसे माइक्रोस्कोप से लीवर को देखोगे तो लीवर कैसा दिखेगा? इस फॉर्म में दिखेगा, ठीक। ये लीवर लोबुल में क्या होता है? हेपेटोसाइट्स होता है। लीवर की कोशिका को हम लोग हेपेटोसाइट, हेपेटो मतलब लीवर, हेपेटो मतलब लीवर, हेपेटो में डक्ट होता है, हेपेटिक डक्ट, हेपेटो में डक्ट होता है, हेपेटिक डक्ट, हेपेटो में सेल होता है, हेपेटिक सेल। साइट्स का देखो, साइट्स कहीं भी लगा हुआ है उसका मतलब सेल होता है। हेपेटो मतलब लीवर, लीवर की कोशिका को हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, लीवर सेल।
देख है ना। हेपेटोसाइट्स क्या है, ये है लिवर से, लिवर कोशिका, ठीक है। और बाकी इसमें सेंट्रल वेन होता है, नस होता है, पोर्टल वेन होता है, बाइल डक्ट होता है ना। हेपेटिक आर्टरी का काम क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेकर आना। देखो अब लीवर की आर्टरी है तो उसको नाम हम हेपेटिक आर्टरी डाल दिए, ठीक ना। और बाइल डक्ट होता है जो बाइल जूस को लेकर जाता है, और फिर वो बाइल डक्ट जो है वो हेपेटिक डक्ट के जरिए कॉमन डक्ट होते हुए गॉल ब्लैडर में चला जाता है। चलो अब लिखो लीवर लोबुल के बारे में समझाते हैं, मिडवाइटरी में कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, ठीक है बता दें, ले लेंगे एक क्लास, उसका भी आप टेंशन मत ले लिखेंगे। देखिए एक पहला प्रश्न आपसे पूछते हैं कि हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है, यूनिट हमारे शरीर का क्या है, कार्यात्मक इकाई एवं रचनात्मक इकाई, यानी आपकी शरीर जो रचना हो रही है उसकी छोटी इकाई, आपकी शरीर जो फंक्शन कर रही है उसकी छोटी इकाई है क्या, बताइए कमेंट बॉक्स। सेल है सर, सेल, ठीक है। तो लीवर का भी तो कुछ न कुछ होगा सर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो लीवर को निर्माण कर रहा है, लीवर का काम कर रहा है, ठीक है, होगा ना। तो लिखेंगे एकदम लिंक। अरे टिश्यू कौन बोला, रवीना कुमारी, 20 बार उठा बैठी करो, जहां पे आप क्लास कर रहे हो वहां पे कम से कम 10 बार तो उठक बैठी कर लो, ताकि आपको चीजें याद हो जाए कि हमने 10 बार उठा बैठी करके अपने जो माइंड में गलत चीज बैठा हुआ था उसको सही कर। टिश्यू नहीं होता है रवीना कुमारी, सेल होता है, ठीक है। तो लिखेंगे, हेडिंग लगा लो फॉर्मेशन ऑफ बाइल, बाइल की फॉर्मेशन है ना। इसमें लिखेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ऑफ लिवर, है ना, किसे बोलते हैं, तो हेपेटिक लोबुल्स को बोलते हैं। हेपेटिक लोबुल्स को क्या बोलते हैं, रचनात्मक एंड क्रियात्मक। क्लियर है, देखो अब समझो, ये जो हमारा लोबुल्स है, लीवर लोबुल्स, हेपेटिक लोबुल्स को लीवर लोबुल भी बोलेंगे, ठीक है, और इसे लीवर लोबुल भी बोल दो, ठीक है। अब कुछ कुछ इतना मूर्ख बालक है, ठीक है, कि भाई हेपेटिक शब्द मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, जहां लीवर को आप एनाटोमी और फिजियोलॉजी एनाटोमी के स्टूडेंट हैं तो आप लीवर ना बोल के हेपेटिक बोलिए उसको, है ना। तो बात वही है। अब देखो जो हेपेटिक लोबुल्स है ना, उसमें क्या होता है, हेपेटिक सेल होता है, ठीक है। लीवर जो हेपेटिक लोबुल है उसमें हेपेटिक सेल होता है ना, जो जिसका काम क्या होता है कि बाइल जूस का निर्माण करना। आगे मैं लिखवा रहा हूँ। अब समझो कि ये जो हेपेटिक लोबुल है, इसमें जब इसे और हम माइक्रोस्कोप से जूम करेंगे, ठीक है, एकदम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि घर घर में उपस्थित नहीं होता है, इधर आसपास में उपस्थित नहीं होता है, वो मतलब मान के चलो दिल्ली उल्ली में एम्स उम्स में रखा हुआ है, मतलब रिसर्च वाला जो रिसर्च लोग करते हैं उन लोग के पास होता है। वो पहले लीवर को काटा, लीवर में लोबुल्स को निकाला, लोबुल्स में भी अब उसको अध्ययन कर रहा है, ठीक है। तो लोबुल्स में जब अध्ययन करा तो उसमें देख रहा है एक थिन कनेक्टिव टिश्यू का परत है लोग, ठीक है, उसे उन्होंने एक नाम दिया जिसे ग्लिशन कैप्सूल बोलते हैं ना। तो लिखेंगे प्रत्येक लोबुल, ईच लोबुल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू, एकदम पतला, जिसे संयोजी ऊतक बोलते हैं ना। थिन कनेक्टिव टिश्यू से कवर हुआ होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लिशन कैप्सूल बोलते हैं। सब टर्म जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना वहां पे सब आएगा, ग्लिशन कैप्सूल है क्या। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा, ग्लिशन कैप्सूल इज कवरिंग ऑफ लीवर, दूसरा ऑप्शन रहेगा ग्लिशन कैप्सूल इज कवरिंग ऑफ, है ना, पहला ऑप्शन रहेगा ये कवरिंग है हार्ट का, दूसरा है लीवर का, तीसरा है लोब्यूल का, है ना, चौथा रहेगा पेट का। तो आपको आंसर लगाना है लोब्यूल का, लोब्यूल का कवरिंग को ग्लिशन कैप्सूल बोलते हैं। अगर 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 कुछ एग्जाम में ये भी देखा गया है कि वहां पे लोबुल ना लिखकर लीवर दिया हुआ है ऑप्शन में, तो भाई लोबुल कहाँ उपस्थित है, लीवर में उपस्थित है, तो लीवर भी लगा देंगे तो सही होगा। तो कोई कोई बुक में, ठीक है, थोड़ा सा कम स्टैंडर्ड वाला बुक में जब आप पढ़ेंगे तो लिख रखती है कि ग्लिशन कैप्सूल इज कवरिंग ऑफ लीवर, तो समझ जाइएगा कि लीवर का जो में लोबुल है उसी का कवरिंग है, ठीक है। तो प्रत्येक लोबुल कवर्ड होता है थिन कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिशन कैप्सूल बोलते हैं, जिसे ग्लिशन कैप्सूल का, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। पढ़िए ना भाई, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़िए, थोड़ा सा और पढ़िए, ज्यादा हम नहीं बोल रहे, थोड़ा सा, उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। कम से कम फॉर्मेशन ऑफ बाइल को समझ लेते हैं कि बाइल कैसे फॉर्म, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे चलते हैं, बहुत टाइम लगता है, ठीक है, थ्योरी
खास करके एनाटोमी और फिजियोलॉजी का थ्योरी को अगर फील करके समझाया जाए तो उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। मैं ऊपर से आपको बता देता कि जो फॉर्मेशन होता है बाइल की वो लीवर, ठीक है, आपको ये फील नहीं होता कि लीवर कैसे करती है। फीलिंग के लिए तो भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा कि क्लास में तो आप पढ़ रहे हैं उसे आप मतलब अपने बॉडी से रिलेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसके लिए बी प्रिपेयर रहे। मैं चाह रहा हूँ कि अगला स्लाइड में इस स्लाइड को कॉपी कर लें, उसके बाद कॉपी पेज हो गया पेस्ट 2 पेज आ गया। में हम कुछ इरेज करना चाह रहे हैं, जैसे इसे हटाना चाह रहे हैं और इसे भी इरेज। टाइम लगती है, ठीक है, इस टाइप की लेक्चर बनाने में टाइम लगती है, आप समझा करें इस क्लास। और देखिए एक चीज और आपको बता, जब आप अच्छे लेवल की क्लासेस करेंगे, ठीक है, तो वो क्लासेस 1.5 से 2 घंटा का होता ही। 1 घंटा की क्लासेज में क्या आप थ्योरी का कर पाएंगे। अभी थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुआ होगा क्लासेज में, बफरिंग हुआ होगा। रीजन इज दैट कि हमारे स्क्रीन पे रेड सिग्नल आया था अभी कुछ देर के लिए, आई थिंक मुश्किल से 2 सेकंड के लिए, ठीक है, शॉर्ट आउट हो गया। बोल दे सर ओके है, ओके है, ओके है, ओके है। चलिए तो लिखेंगे, मैं बता रहा हूं कि हेपेटिक लोबुल्स होता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ हेपेटिक लोबुल्स में एक थीन कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होता है जिसे ग्लीशन कैप्सूल बोलते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर सही बोल रहे हैं। इसके साथ साथ आप लिखेंगे कि ये जो हेपेटिक लोबुल है इसमें हेपेटिक कोशिका होती है, ठीक है। लिखिए हेपेटिक लोबुल्स में क्या होती है, हेपेटिक लोबुल्स में हेपेटिक कोशिका होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है तो आप बोलेंगे कि सर इसमें हेपेटिक कोशिका होता है, कलर नहीं, हेपेटिक लोबुल्स के अंदर हेपेटिक कोशिका होती है, हेपेटिक सेल होती है, ठीक है। हेपेटिक सेल क्या करती है कि बाइल जूस का निर्माण कर, इसका फंक्शन क्या है हेपेटिक सेल का, बाइल जूस का निर्माण। जब बाइल जूस हेपेटिक सेल के द्वारा बन गया तो इस बाइल जूस को आपको पता होना चाहिए एक डक्ट जिसे क्या बोलते हैं, हेपेटिक डक्ट, ठीक है। इस बाइल जूस को कहां भेजता है, इस बाइल जूस को भेजता है हेपेटिक डक्ट, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। आपका कमेंट देखते रहता हूँ, क्लास में उल्टा सीधा बात क्यों कर, ठीक है। तो हेपेटिक सेल बाइल जूस का निर्माण किया, वो हेपेटिक डक्ट में चला गया, ठीक है। अब हेपेटिक डक्ट से जो बॉइल डक्ट है वो कहाँ स्टोर होता है, तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। हेपेटिक डक्ट से बाइल जूस कहाँ जा रहा है, तो हेपेटिक डक्ट से बाइल जूस जो है वो गोल ब्लैडर में जा रहा है। बहुत अच्छा, गोल ब्लैडर जिसे पिताशय बोलते हैं, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ क्वेश्चन आंसर चाहिए, मिल जाएगा, ठीक है, आप टेंशन। ठीक है, अब थोड़ा सा ये डक्ट गोल ब्लैडर का डक्ट को समझा देता हूँ। कुछ बोल रहे हैं सर क्लास हो गया, ठीक है, क्लास हो गया, टाइम हो गया है, तो एक दो चीज और लिख लीजिए। एक इसकी डक्ट को मैं समझा देता, लिख लीजिए गोल ब्लैडर की डक्ट और लीवर की डक्ट। इस ये आपस में जाकर मिलती है कहाँ पे, पेनक्रियाज वाला डक्ट, पेनक्रियाज से जो चीज निकलती है वो आपस में मिलती है। तो हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट तक पढ़ा दे रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर गोल ब्लैडर को हम लोग कल भी देंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो एक फोटो अगर यहाँ पे आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो वेट ए मिनट, इमेज लाइव है, निकाल लीजिएगा, पीडीएफ निकाल लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ कि जब आप पीडीएफ निकालेंगे तो उसमें जब उसे आप प्रिंट करवाएंगे, है ना, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को, तो बहुत प्रॉपर तरीका से आपको उसमें दिखेगा। मैं बोलूंगा कि आप कलर में ही निकाले, क्योंकि कलर में आप निकालेगा तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा लगेगा। हाँ, किसका फोटो चाहिए, डक्ट का ना, बाइल डक्ट एंड पेटिक डक्ट। सेव हुआ भाई, क्यों इरर सेविंग हो रहा है, पानी पी ले, ठीक है। जिनको प्यास लगा है वो पानी पी ले, जिनको प्यास लगा है वो पानी पी लीजिए। आप इस खूबसूरत सा इमेज को देखें, मैं भी थोड़ा सा पानी पी कर आ रहा है ना। खूबसूरत सा इमेज को आप लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो हमने अभी आपको बताया। बहुत कुछ इसमें बता चुका हूँ कि कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पे है, गोल ब्लैडर क्या है, लीवर क्या है, सब कुछ आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इस इमेज को देखें, इसमें मैं आपको समझाऊंगा पेनक्रिएटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट ये है। चलिए भाई आ जाइए, ठीक है। हाँ समझते हैं बात को, है ना। ये इमेज बिल्कुल क्लियर है सारा डक्ट को पढ़ने के लिए। मैं ये बोल रहा था आपको कि लीवर से हेपेटिक डक्ट निकला, ये हुआ और ये हुआ। आगे आता है और आगे सिस्टिक डक्ट गोल ब्लैडर से निकलता है। गोल ब्लैडर की ट्यूब को कौन सा डक्ट बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। याद रखिएगा ये सब चीज, है ना। सिस्टिक डक्ट कहाँ पे होता है, तो गोल ब्लैडर को डक्ट को सिस्टिक डक्ट बोलते, ठीक है। तो ये सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट आपस में मिलके कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण, क्लियर है। चलिए देखो, कॉमन हेपेटिक डक्ट ये अलग है, हम आगे लिखवा रहे हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ठीक है, अब देखेंगे, आ जाओ क्लास में, आ जाओ सारे स्टूडेंट। हाँ कुसुम कुमारी सही बोल रही है, मुस्कान परवीन, और नोटिफिकेशन आता है ऐप में, नोटिफिकेशन जो है
वो म्यूट हो गया होगा, उसे ऐप्स में आप ये कर या व्हाट्सएप पे भी तो आता है यार, हर एक जगह तो नोटिफिकेशन जाता है, आप कैसे बोल सकते हैं। देखिएगा अब लिखेंगे कि गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसे हम लोग सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसे कौन सी डक्ट बोलते हैं, तो सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर में जो डक्ट है उसे कौन सा डक्ट बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कि इसे सिस्टिक डक्ट बोला जाता है। गॉल ब्लैडर की डक्ट को सिस्टिक डक्ट बोलते, ठीक है। क्लियर। चलो अब आगे आगे लिख, हमारी जो बाइल जूस बना वो गॉल ब्लैडर में आ गया हेपेटिक डक्ट के जरिए, ठीक है। अब अगला स्लाइड पे लिखते हैं, तो थोड़ा छोटा करो और ऐसे रखो, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ गॉल ब्लैडर, इधर हुआ लीवर, तुम आराम से पढ़ो, ज्यादा नहीं। लीवर से जो ट्यूब निकलती है उस ट्यूब को नाम क्या देते हैं, तो आप बोलोगे सॉरी गॉल ब्लैडर से तो बोलोगे सर इसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं, और लीवर से जो निकलता है उसे कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये दोनों आपस में मिलता है सर, सच में मिलता है, तो आप बोलोगे हाँ सर सच में मिलता है। इसे क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, है ना। ये जहां पे मिलती है वहां पे उसे हम लोग बोलते हैं उस पॉइंट को कॉमन बाइल। कॉमन बाइल डक्ट से कौन सा चीज निकलती है, तो कॉमन बाइल डक्ट से बाइल जूस निकलता है। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा दूंगा एकदम फोटो से, आप टेंशन मत ले, बस अभी ये सब ठीक क्लियर है यहाँ तक। देखो अब यहाँ पे इस इमेज को देखना, सारे स्टूडेंट इस इमेज को देखेंगे, भाई मैं साइड होता हूँ तब इमेज समझ, मैं इधर हो जाऊँ। अब आप इस इमेज को देखिए, गौर से देखेंगे इमेज को, मेरे को मत दिखिए, ठीक है। आप इमेज को देखिए, मैं इधर उधर तो होते रहता हूँ, मैं चलता फिरता मुसाफिर हूँ, है ना। तो देखिए ये कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे कहाँ से, लीवर वाला पाइप आ रहा है, पाइप समझा रहा हूँ, पाइप या ट्यूब बोलिए, लीवर से ट्यूब आया, गोल ब्लैडर से ट्यूब आया। देखो क्या होता है कि लीवर में बाइल जूस बना तो ये कॉमन हेपेटिक डक्ट होते हुए गोल ब्लैडर में सिस्टिक डक्ट की मदद से चल जाता है। अब हमें इस बाइल जूस का निर्माण जरूरत है ना, बाइल जूस का जरूरत है, तो जरूरत है तो थोड़ी ना, जब जरूरत है तब थोड़ी ना लीवर बनाना स्टार्ट कर देगा, टाइम लगता है, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, लीवर में होते रहता है ना। तो जो गोल ब्लैडर है जिसमें बाइल जूस बन के तैयार है, बाइल जूस का कंपोजिशन अगले क्लासेस में समझाऊंगा कि उसकी पीएच मान क्या होता है, एसिडिक है कि बेसिक है, समझाऊंगा अगली क्लासेस में, आप टेंशन ना ले। इसीलिए लीवर को हम 2 क्लास में पढ़ा रहे हैं, समझ रहे बात। तो गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस बना हुआ है वो निकलता है कॉमन बाइल डक्ट के जरिए और आता है इस ट्यूब, और ये है पेनक्रियाज। देखो अगनाज से, इसकी भी फंक्शन समझाऊंगा, पेनक्रियाज की भी फंक्शन समझो, बस अभी समझो। ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का जो डक्ट है उसे पेनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं, और ये आकर यहाँ पे मिल जाता है। एक इधर आ रहा है गोल ब्लैडर और लीवर वाला पाइप, और एक पेनक्रियाज वाला पाइप, ये दोनों पाइप को हम लोग बोलते हैं कॉमन हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट, क्योंकि एक लीवर से आ रहा है इसीलिए हेपेटो इसे बोले, और पेनक्रियाज से आ रहा है इसीलिए पेनक्रिएटिक बोल रहे हैं। तो ये जो पाइप है यहाँ पे हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट बोला जाता है। और ये है क्या सर, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये ड्यूडेनम है, ये छोटी आंत की पार्ट है ड्यूडेनम, यही चीज लिखवा रहा हूं, इसके बाद फिर कल पढ़ेंगे, है ना। तो देखो ये बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट, है ना, बाइल डक्ट कॉमन बाइल डक्ट, ये समझ में आ गया। और एक आ रहा है पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज से कौन डक्ट आता है, पेनक्रिएटिक डक्ट। पेनक्रियाज है क्या सर, भरोसा रखे कल की क्लास में करेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे तो जरूर, बिना पढ़ाए कैसे होगा। पेनक्रियाज से जो डक्ट आता है उसे बोलते हैं पेनक्रिएटिक डक्ट। ये दोनों ट्यूबा आपस में मिलता है, एरो का मतलब आप ट्यूब समझे, पाइप समझे, है ना। एगो पाइप आ रहा है देखो कहाँ से, एगो आ रहा है कॉमन बाइल डक्ट से और एक आ रहा है पेनक्रियाज, ये दोनों आपस में मिल रहा है। कहाँ पे मिलता है सर, तो मिलता है ड्यूडेनम में, जिसे हम लोग बोलते हैं हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। रीजन इज दैट क्योंकि एक डक्ट आ रहा है लिवर से इसीलिए उसे हेपेटो बोले, ठीक है, और एक डक्ट आ रहा है पेनक्रियाज तो पेनक्रिएटिक, तो दोनों डक्ट मिल गया तो हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। इसे क्या बोलते हैं सर, हेपेटो लीवर वाला, और एक है पेनक्रियाज। हेपेटो पेनक्रिएटिक नहीं दिख रहा है तो मैं इधर हो गया, दिख रहा है हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये ड्यूडेनम में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा ये, तो ये मिलता है ड्यूडेनम। कहाँ गया, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है सर, ड्यूडेनम जब स्टार्ट होगा तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है जी। DU ऐसे तो राहुल सर की बेटी बोलती है, समझाऊंगा, खाना खाऊंगा, ठीक है। तो यही चीज है, ड्यूडेनम हो गया। ड्यूडेनम है क्या, ड्यूडेनम है, इसके बारे में एक लाइन लिख, पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का पार्ट, ठीक है। अच्छा सर, लेकिन इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ होता तो होगा, कुछ ढक्कन उक्कन होता है क्या सर, तो हाँ ढक्कन होता है, लिखवा दूं,
हाँ, हेपेटिक पेनक्रिएटिक डक्ट के पास एक स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ऑडी कार देखे हैं? हाँ सर, बहुत महंगा आता है। तो वही यहाँ पे एक ढक्कन होता है, ये जो है ना, देखो ये हेपेटिक पेनक्रिएटिक डक्ट हो गया, लेबलिंग कर रहा हूँ। ये कौन सा है? हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। हेपेटो, ये है हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। यहाँ पे एगो ढक्कन होता है, ठीक है, यहाँ पे एगो ढक्कन होता है। ये ढक्कनवा को जानते हो क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। नाम भी गजब गजब रखा है ना। ये ढक्कन को बोला जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ ओडी किसका ढक्कन है? तो ये ढक्कन है हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट का, क्या है? कैप, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका ये समाप्त। गॉल ब्लैडर कहाँ लोकेशन होता है? तो लिख लेंगे एक आध लाइन, ये लीवर की राइट लोब की नीचे होता है। यहाँ लिख, ये कहाँ पे होती है? ये नीचे। चलो भाई, कंप्लीट हुआ आज का क्लास। किसको? स्फिंक्टर ऑफ ओडी को। नाम ही है हिंदी में, अब इसको क्या बोलिएगा? हिंदी में स्फिंक्टर ऑफ ओडी लिख सकते। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे और चीजों को समझेंगे थोड़ा सा, है ना, क्योंकि उचित है ना समझना, वरना दिक्कत हो जाएगा। रिकॉल, आज की क्लासेस को रिकॉल कर लेते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा, आंख मूंद के क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि लीवर जो है, 5 मिनट का समय दीजिए, ठीक, मेरे तरफ ध्यान, बाकी भूल जाइए क्या अभी तक हुआ है। लीवर जो है वो इंडोडर्म से बना हुआ है। इसका वजन जो है वो 1.5 से 1.2 से 1.5 kg, ठीक है, am I right? लीवर जो है वो राइट साइड में लोकेटेड होता है सर, एब्डोमिनल कैविटी, डायफ्राम के नीचे। लार्जेस्ट ग्रंथि है सर, और ग्रंथि है तो जाहिर सी बात है ये कुछ ना कुछ लिक्विड बनाएगी, लिक्विड की सिक्रेशन करेगी। उस लिक्विड का नाम है सर बाइल, जो कि आगे समझूंगा। और बाइल की प्रॉपर फंक्शन, बाइल की कंपोजिशन अगली क्लासेस में सब। 2 लोब होती है सर, राइट लोब और लेफ्ट लोब, ठीक है। राइट लोब जो होती है सर वो थोड़ा सा बड़ा होती है और लेफ्ट लोब छोटा होता है। और ये दोनों को बीच जो सेपरेट करता है वो एक तरह का पेरिटोनियम की फोल्डिंग होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फैल्सिफॉर्म लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। राइट लोब्स में एक ट्यूब होती है जिसे राइट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, और लेफ्ट लोब में जो ट्यूब होती है उसे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। ये आपस में मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट का निर्माण करता है। कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है सर, इसका मुख्य काम ये होता है कि बाइल जो बन रहा है लीवर में उसको लेकर, बाइल बनता है। अब उसको समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बाइल। हमारे जो लीवर है, ठीक है, उसमें जो मुख्य रूप से जो काम करता है वो लोबुल करता है, इसीलिए उसे हम लोग हेपेटिक लोबुल बोलते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर उसे बोलते हैं सर, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई उसे बोला जाता है। इस टाइप से घर में याद करें चीजों को, ठीक है, ठीक है। सपोज दैट ये जो आपकी थ्योरी है, एक 2 3 4 मतलब 6-7 पेज की थ्योरी है, आप उसे इस टाइप से दिमाग में बैठा ले एकदम सीक्वेंस में कि भाई लीवर है, अच्छा लीवर से 2 ट्यूब निकलता है जिसे राइट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये आपस में मिलता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या हो रहा है? क्योंकि लीवर में बाइल बन रहा है, और बाइल कौन बनाता है? हेपेटिक लोबुल बनाता है, ठीक है। हेपेटिक लोबुल जो है वो उस पे एक कवरिंग लगा होता है, एक परत होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लीसन कैप्सूल बोला जाता है। ग्लीसन कैप्सूल होता क्या है? तो वो थीन कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होता है। इस टाइप से दिमाग में फोकस करें, थीन कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होता है। अच्छा, हेपेटिक लोबुल में हेपेटिक कोशिका भी होता है जो बाइल जूस बनाने में मदद करता है। अच्छा, बाइल जूस जो बन गया वो हेपेटिक डक्ट के जरिए कहां पहुंच जा रहा है? गोल ब्लैडर में चल जा रहा है। गोल ब्लैडर में भी, गोल ब्लैडर का जो ट्यूब होता है उसे हम लोग सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट आपस में मिल रहा है, आपस में मिल रहा है, उसे हम लोग कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। पेनक्रियाज से एक ट्यूब आ रहा है, उसे पेनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं। ये आपस में आगे जाकर हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट का निर्माण करता है। हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट जो है वो छोटी आंत की ड्यूडेनम वाला में ओपन होता है। वहां पे एक कैप होता है रोकने के लिए कि जब जरूरी ना है तो काहेला हम बाइल जूस लेंगे, ठीक है। उसे बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। यही तो आज का क्लास का सारांश था, ठीक है। तो चलिए अब कल की क्लासेस में करेंगे पार्ट 2। अभी तो पार्ट 1 है। तो आज की क्लासेस करने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। अच्छा, याद नहीं रहेगा तो कैसे नर्स बन जाइएगा? है 40,000 और 50,000 सैलरी कैसे मिलेगा बिना पढ़ ले? और अब देखिए एक चीज, अगर किसी के माइंड में ये चल रहा होगा कि ये बिहार की ये परंपरा है, ठीक है, कि नर्स की डिग्री लो और नर्स की नौकरी हो जाएगी। अब वैसा नहीं है ना। बहुत सारे स्टूडेंट नर्सिंग का डिग्री लिए हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करके डिग्री ले रहे हैं। यानी कहने का मतलब अब कंपटीशन हो गया है। तो अगर 4,000 सीट आती है तो 4 ही हजार स्टूडेंट को जॉब मिलेगा। बाकी 2 लाख 3 लाख जो स्टूडेंट हैं वो छट जाएंगे कंपटीशन, वो जॉब से वंचित रह जाएंगे। कहना ये चाह रहे हैं आप, मतलब कंपटीशन का आइडिया आपको पता होना चाहिए हर एक जीएनएम एएनएम स्टूडेंट को, कि अब पहले वाली बात नहीं है। लोग जागरूक हो गए हैं और
सीट भी अब उतना है नहीं, सीट भी कम आ रही है। तो उसी सीट में हमें एक सीट लेनी है, तो मेहनत करना होगा। चलिए, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। क्लास को एंड करते हैं।